हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो के जहाँ भी होगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए दृष्टि टेस्ट नंबर 7 है, वो आप लोगों के लिए सॉल्व कराया जाएगा। और इसमें आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पीटी और मेंस दोनों एग्जाम में। ओके, तो आप लोगों के लिए साइंस को स्किप नहीं करना है। वेरी गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मानव आहार में ऊर्जा का अधिकतम केंद्रित स्रोत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर ये सभी के सभी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे विटामिन विटामिन तो ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये कुछ सूक्ष्म तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो विटामिन हो गया, खनिज हो गए, कुछ खनिज भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर में। ये बहुत ही नगण्य मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जहाँ हम बात करें वसा की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें या फिर प्रोटीन की बात करें, ये सभी के सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। ये हम लोग हमारी जो सेल होती हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं, उन सेल के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, तो कैसे प्रदान करते हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर अधिकतम केंद्रित स्रोत बोला गया। तो अधिकतम जो केंद्रित स्रोत है वो आप लोगों के लिए वसा देखने को मिलेगा। क्या है? वसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वसा की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, एक जो वसा है ना, वो इस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों से ज्यादा ऊर्जा देता है। 1 ग्राम में लगभग में 1 ग्राम में 9 कैलोरी के बराबर में इसमें ऊर्जा होती है। लेकिन वही हम कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर लगभग में 4 से 5 ग्राम के करीब में 1 ग्राम के अंदर 4 से 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, यानी कि वसा के अंदर इन दोनों की तुलना में 2x यानी कि 2 गुना ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। अगर हम वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट ऊर्जा तो नहीं देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है एक पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, फिर ग्लूकोज से हम हमारी जो सेल हैं यानी कि कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा ले लेती हैं। बहुत ही सिंपल है। प्रोटीन है, देखिए प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो मुख्य कार्य नहीं है। प्रोटीन है, उसका मुख्य कार्य ऊर्जा देना नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य कार्य है, जैसे हमारी सेल हैं, ऊतक हैं जो डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम, मसल बिल्डिंग का काम ये करता है। तभी तो जिम में जाते हैं, डंबल मारते फिर कहते हैं प्रोटीन शेक पी लो। प्रोटीन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कहीं इंजरी हो गई है या कुछ हो गया है, फीवर आ गया है, तो डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन लो, जिससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाएगी। चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है, प्रोटीन ज्यादा लो, जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। इसी वजह से जिम उम वाले लोग हैं, पहले तो जाकर के जिम में अपनी मसल हैं वो डैमेज करते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन लेते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारभासी पदार्थों के साथ संपर्क करने पर प्रकाश के व्यवहार का सटीक वर्णन करता है? ये देखिए पारभासी क्या है? पारभासी आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे एक तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बाथरूम के ग्लास होते हैं या फिर लोग अपनी खिड़कियों में भी लगवा लेते हैं, जिससे रोशनी तो हल्की फुल्की आती रहती है, रूम के अंदर रोशनी तो रहती है, लेकिन बाहर का आदमी अंदर नहीं देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप भांगड़ा कर रहे हैं या फिर कच्चा बादाम पर आप लोग डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरती हैं तो प्रकाश बहुत ही आंशिक रूप से ही जा पाता है, और साथ में प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकीर्णित हो जाती हैं, अपने माध्यम से प्रकीर्णित हो जाती हैं। इस वजह से इमेज है वो ब्लर दिखती है। तो आप जो फ्रॉस्ट ग्लास होते हैं, अगर उस ग्लास में आप लोग आर पार देखेंगे तो ये तो दिखेगा हाँ 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, 4 आदमी है, एक आदमी टहल रहा है, लेकिन उसकी शक्ल क्या है, क्या कपड़े पहना है, क्या है, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ने वाला। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रकाश आंशिक रूप से पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होता है, जिससे यह धुंधला अथवा विसरित दिखाई देता है। तो ये एकदम आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लास्टिक भी विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक होती हैं, वो भी पारभासी यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसके अलावा जो मोम होता है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ग्लास आते हैं, वो भी आप लोगों को इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की किरण जब उस माध्यम से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, मतलब तितर बितर एक तरह से हो जाती है। तो एक स्पष्ट इमेज नहीं बन पाती है, लेकिन प्रकाश से है थोड़ा बहुत पार हो जाता है, इससे रोशनी भी मिलती रहती है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों
ऊपर विचार कीजिए। देखिए पृथक्करण क्या है, एक चीज को दूसरी चीज से निकालना। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो चाय में से चाय पत्ती अलग करनी होती है, तो आप लोग एक छन्नी लेते हैं, ऊपर से डालते हैं उसमें चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है, नीचे कप में क्या आ जाता है, चाय चाय आ जाती है, जो आप लोग खूब आराम से चुस्की लगा करके पीते हैं, फिर एक ताजगी आ जाती है। ओके, तो जो भी चाय चरसी हैं वो एक बार बता सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक भैया है ना, वो जब तब तक चाय नहीं पीते तब तक वो मोशन नहीं जाते हैं, मतलब पोटी नहीं होती उनकी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक ऐसे डोलते रहते हैं। तो आप भी अगर वैसे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए पृथक्करण यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, दो वस्तुएं, तीन वस्तुएं, चार वस्तुएं, उनमें से हमें उनको आपस में अलग करना है। तो देखिए थ्रेसिंग, देखिए थ्रेसिंग का उपयोग यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग देखने को मिलेगा, ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त में से कितनी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखिए एक तरफ ठोस है और द्रव का जो मिश्रण है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर थ्रेसिंग। देखिए जो थ्रेसिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो जो थ्रेसर, आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि धान का पूरा पौधा होता है, उसमें ऐसे थोड़ी ना धान धान केवल आता है खेत के अंदर, फिर लोग जाते हैं बोरी में भर आते, नहीं, वो पेड़ होता है। अब उस पेड़ से हमको उसका बीज अनाज अलग करना पड़ता है, तो उसके लिए जो मशीन लगती है वो थ्रेसिंग मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इधर से धान के पौधे डाले और जो उसमें से धान धान अलग हो जाता है और जो कूड़ा कचड़ा होता है वो निकल जाता है। इसी तरह से गेहूं या फिर कोई भी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए ठोस और द्रव के मिश्रण के लिए अलग करने के लिए नहीं किया जाता, ये तो अनाज वनाज के लिए किया जाता है। ओके, तो निष्पावन, देखिए निष्पावन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, निष्पावन क्या होता है, जैसे कि निष्पावन पवन के माध्यम से, मतलब जैसे कि हवा जो होती है उसके माध्यम से हम चीजों को अलग करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल दें, आप लोगों ने कभी देखा होगा मम्मियों को धान सहलाते हुए, गेहूं सहलाते हुए या फिर सरसों सहलाते हुए वो पंखा लगाती हैं, या फिर गांव में वो ऐसे दो लोग पता ही चलाते हैं और कुछ लोग उसमें अनाज डालते हैं, तो धूल धूल अलग चली जाती है, या फिर उसमें भूसी भूसी होती है वो अलग चली जाती है। धान धान क्या होता है, धान या फिर जो भी अनाज होता है वो अलग हो जाता है। तो उसी को निष्पावन बोलते हैं, यानी कि पवन के माध्यम से अलग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। देखिए बाष्पन, यहाँ पर द्रव भी शामिल होता है। देखिए बाष्पन में क्या, जैसे कि दारू तोड़ा जाता है, दारू, कच्ची दारू ताड़ी तोड़ी जाती है गांव में, तो आप लोगों ने देखा होगा एक द्रव होता है, उसको गर्म करते हैं, ऊपर कुकर में एक नली लगा देते हैं और उस नली को एक ठंडे माध्यम से गुजारते हैं, और फिर उस नली का दूसरा छोर होता है वो एक बोतल में डाल देते हैं, मस्त उसमें टप 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 करते हुए दारू उसमें एकत्रित हो जाती है, फिर ऊपर उसको पी करके आराम से फिर पड़े रहते हैं। बाष्पन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बाष्पन में हम लोग ठोस और द्रव पदार्थ इनको अलग आसानी से कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ओके, निस्यंदन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए निस्यंदन भी आप लोगों को द्रव में, जो द्रव होता है और ठोस होता है, द्रव के अंदर देखिए तीनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ओके, देखिए यहाँ पर ठोस, जैसे कि निस्यंदन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कभी पानी को अलग करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो फिल्टर होता है वो निस्यंदन पर ही कार्य करता है। या फिर आप लोग क्या कर लीजिए, एक टब लीजिए, टब में आप थोड़ी सी नीचे कोयला डालिए, ऊपर उसमें बजरी डालिए, फिर उसमें आप विभिन्न प्रकार के कंकड़ डालिए, मतलब अलग अलग आकारों के, फिर ऊपर से पानी डालिए, नीचे जब वो पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, छन करके एकदम शुद्ध पानी जाएगा, शुद्ध पानी निकलेगा, तो वो निस्यंदन ही कहलाता है। जैसे हमारा भूमिगत जो जल है वो वर्षा का जल है, वो ऐसे ही रिसते हुए जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। चालन की अगर हम लोग बात करें तो चालन में जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कोई हम लोग आटा चालते हैं तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो द्रव में से जैसे कि चाय छानना, बहुत अच्छा उदाहरण इसको आप लोग को देखने को मिलेगा। एक छन्नी है, द्रव मतलब है उसमें कोई ठोस पदार्थ है, हम क्या करते हैं, मानते हैं चाय पत्ती क्या है, ठोस है, तो हम उसमें से डालेंगे, चाय पत्ती ऊपरी रह जाएगी, चाय नीचे रह जाएगी, तो वो क्या चालन के अंतर्गत आता है। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। हमसे क्या पूछ रहा था भाई, सही पूछ रहा था। आप लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि एक दो तीन, तीन सही है इसके, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो भी लोग आ गए हैं क्लास को लाइक ठोक दीजिए। आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त 100 टेस्ट पेपर 199 रुपए में आप लोगों को लेकर के आए हैं। ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते तो आप लोग दे सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। आज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो इसी वजह से 3 बजे वाली क्लास भी हमें पोस्टपोन करके 8 बजे करनी पड़ी थी, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आ गए थे। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से जो पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पादप क्या करते हैं, सूर्य की किरणें, जो सौर विकिरण होता है उसको लेते हैं, सौर विकिरण को
वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और अपने अंदर ऊर्जा संग्रहित कर लेते हैं, उसी से अपना भोजन बना लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए पेड़ पौधे हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन है जो रासायनिक प्रकाश जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रकाश की किरणें हैं जब वो आती हैं और पौधे के ऊपर गिरती हैं, उन्हीं पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद उसी ऊर्जा को, जो आप लोगों के लिए प्रकाशीय ऊर्जा देखने को मिलेगी, उसी ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं किसमें, जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं एकदम डेफिनेटली। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी दर बैंगनी प्रकाश में अधिकतम तथा लाल प्रकाश में न्यूनतम होती है। नहीं, आपको देखने को मिलेगा लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में इसकी जो दर होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो मैक्सिमम होती है, ना कि कम होती है, न्यूनतम नहीं बल्कि क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कौन कौन से, लाल और प्लस आप लोगों के लिए नीले में देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्रकाश में लाल प्रकाश होता है और जो नीला प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं बैंगनी में क्या हो जाती है, आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। इस वजह से ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। देखिए वैसे तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठंडों में ज्यादा होगी या गर्मियों में ज्यादा होगी, तो आप लोग कहेंगे गर्मियों में ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। यानी कि सौर विकिरण की जो तीव्रता है वो जैसे जैसे बढ़ती है, यानी कि सौर विकिरण की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो भी बढ़ता चला जाता है। ओके, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तापमान के हमेशा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, दर है, उसमें वृद्धि ही हो। एक एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो क्या, पहले तो देखिए तापमान है, तापमान जब 5 डिग्री से प्लस होता है तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये प्रक्रिया वैसे तो 4-5 डिग्री से नीचे पर भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, लेकिन वो बहुत ही नगण्य मात्रा में होती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही तापमान हल्के हल्के बढ़ता चला जाता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैक्सिमम पीक भी तो होगा इसका, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुंच जाता है, फिर उसके बाद अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसमें वृद्धि ना होकर के बल्कि कमी आने लगती है। क्योंकि जैसे आपको ठंड में काम करा जाए, आप करेंगे गुड़ 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 करेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करें, आप उसमें तापमान थोड़ा सा हीटर वीटर लगा दें, ब्लोअर लगा दें, आप मस्त काम करेंगे यार एकदम। लेकिन अब सोचो हम 50 तो हीटर लगाते रूम में और आपसे कहें आप काम करो, आप कहेंगे अरे दैया दैया क्या हो रहा है, इतनी गर्मी है। यानी कि आप भी क्या बहुत ज्यादा तापमान पर अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा देंगे तो वो पेड़ क्या हो जाएगा भैया, सूख जाएगा। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। पर्णहरित प्रकाशग्राही अणु हैं जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। देखिए पर्णहरित, इसी वजह से पर्णहरित की वजह से ही पत्तियां क्या होती हैं, हरी हरी होती हैं। क्या होती हैं, हरी हरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यही पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करके पेड़ों तक पहुंचा देती हैं। कहती हैं भाई भोजन बनाओ आराम से। इसी वजह से आप लोगों ने मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रकाश की किरणों का कम अवशोषण हो। इसी वजह से वहां के पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों के अवशोषण के लिए पत्तियां नहीं रखते हैं, बल्कि तने तने के माध्यम से अवशोषण कर लेते। तने हरे हरे जैसे नांगफनी आपने देखा होगा, वो आप लोग देखने को मिले। इसके अलावा कांटे ज्यादा होते तो कांटों के माध्यम से प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करते हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी वजह से रेगिस्तान के स्थान में आप लोगों के लिए पत्तियां कम देखने को मिलेंगी, वृक्षों के ऊपर कांटे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तनों के माध्यम से, कांटों के माध्यम से ज्यादा वो लोग करते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। तो ये तो सही है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं शामिल है, तो एकदम सही बात है। देखिए इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जल में और ऑक्सीजन में बदल देते हैं और साथ में एनर्जी भी उन लोगों को मिल जाती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि 3 सही हैं, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं?